नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर। लॉकडाउन सीरीज के हमारे आज इस एपिसोड के खास गेस्ट हैं यूट्यूब सेंसेशन, आज की पीढ़ी के कवि, पोएट राकेश तिवारी। स्वागत है राकेश तिवारी जी आपका लाउड अरे स्पीकर। यार, तुमको सेंसेशन वेंसेशन बना देते हो यार। मतलब मतलब कई बार सोच के लगता है हम ये सब हैं बात रहे हैं ना। मतलब ना ना समोसे मिल रहे हैं, ना मिठाइयाँ बांट रहे हैं, पर्दे के रेशे गिनते गिनते दिन काट रहे हैं। उम्मीद थी मुझे कुछ ऐसी जवाब की। राइमिंग तिवारी से और क्या ही उम्मीद कीजिएगा आप। राकेश तिवारी जी, अगर हम नाम सुनते हैं आज के टाइम पे राकेश तिवारी और हाँ जी। एक 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 यूथ के या एक यूट्यूब एडिक्टेड इंसान के सामने अगर राकेश तिवारी का जिक्र आता है तो हम्म। वो उनके चेहरे पे कई बार मुस्कान भी आती है, कई बार आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। तो हम्म। राकेश तिवारी के जो शब्द होते हैं वो बहुत छू गए लोगों को। तो राकेश तिवारी का राकेश तिवारी बनने के पीछे क्या क्या सफर, क्या वजह? आ, हमेशा से ना सिद्धार्थ यही कोशिश की कि उन चीज़ों पे लिखा जाए जो रोज़मर्रा में होती आई हैं। मतलब मुझे कई बार ऐसा लगा भी नहीं यार कि ट्रेंडिंग में तो प्यार चल रहा है। जैसे जब हमने हमारे जो यूट्यूब पे वीडियोस आना शुरू हुई तो उस समय हमसे पहले अरण्या का आया था, जिसने बहुत ही स्ट्रांगली फेमिनिज्म के बारे में लिखा था। ब्राउन गर्ल एक वीडियो वायरल हुई थी, मुझे लगा नहीं यार मैं इस बारे में लिखूं। फिर हमारे बाद जो है, फिर उसके बाद याया फूड वाला अचानक से वायरल हो गया, याया अमनदीप सब यंग लव मोहब्बत वाली वीडियो। तो मैं कई बार सोचता भी था क्या मैं भी वैसा लिखूं, बट देन आई रियलाइज कि नहीं यार, हम हमारी लेखक होने के नाते हमारी कोशिश यही रहती कि हम अपनी परिधि ढूंढ लें, हम अपना वो सर्कल ढूंढ लें जहां हम बिलोंग करते हैं। हम कई बार कुछ और बनने की कोशिश में वो नहीं बन पाते जिसके लिए हमें बनाया गया है। सो मैंने हमेशा से विषयों उन चीजों पे ध्यान दिया जो हम सबकी जिंदगी का हिस्सा है पर कोई देखता नहीं है। तो उसमें उस सीरीज में मिसिंग पोस्टर्स हो गए, समोसा हो गया, गांव हो गया, अस्पताल हो गया, अम्मा की अटैची हो गई, बिटिया हो गई। तो ये सारी चीजें हमने पकड़ी। सुसाइड जो है, दोस्त ने हमारे सुसाइड कर लिया था, तो मेंटल डिप्रेशन जो होता है। सो ऐसी चीजें जो मुझे लगता था नहीं यार, ये तो कॉर्पोरेट कबूतर हो गया था, कॉर्पोरेट ऑफिस डेस्क पे बैठ के खिड़की की तरफ देखने वाला। टिंडर तो भी आया मुझे था लग बीच में। हाँ हाँ, तो मुझे हमेशा से वही लगता था कि नहीं यार, कुछ इन चीजों के बारे में कौन ही लिखेगा। तो मैंने बिना व्यूज की या बिना इस चीज से कि नहीं यार मैं इससे कितना मशहूर हो पाऊंगा। कई बार हमारी मोहतरमा हमसे कहती भी थी, "ए, ले दे के हैं, मतलब उसी चीज पे लिखोगे तुम जिसको कोई नहीं सुनता।" मैंने कहा नहीं, ये 10,000 लोग भी जो सुन रहे हैं ना, शायद इनके दिल की बात मैंने कह दी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हर किसी को अपने हिस्से की शोहरत जरूरी नहीं कि उसी वक्त मिल जाए जब वो काम कर रहा हो, है ना। अब जॉन साहब ही हो गए, अब आज वो है नहीं देखने के लिए, पर उनकी शोहरत के किस्से, मतलब हर दूसरा शायर जॉन बनना चाह रहा है। तो कुछ लोगों के हिस्से जो है कामयाबी काफी देरी से आती है। हमारा काम कामयाबी के पीछे भागना नहीं है, राइटर को स्टार नहीं बनना है। वो बन गया तो बहुत अच्छी बात है, और वो मकसद नहीं होना चाहिए। तो शायद अगर मैं जितना भी कुछ बन पाया हूँ उसमें यही चीज रही हमेशा से कि कभी जो मैंने हुसैन हैदरी के लिए ये शायरी लिखा था, बिकॉज हुसैन हैदरी को हिंदुस्तानी मुसलमान लिखी थी उन्होंने। और मैं देखा था वो बंदा इतना इनोसेंटली, मतलब क्या होता है, भाग जाता था जहां पे भी उसको न्यूज चैनल्स फोन कर रहे हैं कि भाई आइए हमारे साथ। एंड मैंने उस इंसान से थोड़ी बहुत ह्यूमिलिटी सीखी, कैसे होना चाहिए। हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने लायक है। तब मैंने चादर में लिखी थी कि खुदा को भी ऐसे ही बंदे मंजूर होते हैं, वो नहीं जो अपनी कलाकारी में मगरूर होते हैं। अरे वो तो कला से बहुत दूर होते हैं, जब आप मशहूर होने के लिए नहीं लिखते तब मशहूर होते क्या बात है, क्या बात। हैं। तो बड़ी ये बड़ी बात। बड़ी अच्छी बात कह गए सर आप। जब मशहूर होने के लिए नहीं कुछ काम करते तभी मशहूर होते हैं। हाँ, और मैं कहता हूँ अगर आप मशहूर होना चाहते हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं, नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आपको फेम हासिल करना है, बिल्कुल आप कीजिए। मेरी दिक्कत वहां से शुरू होती है हमेशा जहां आप मशहूर नहीं हुए और आपने अपना पैशन छोड़ दिया। ये मत कीजिए, क्योंकि मशहूर होना इज अ पार्ट ऑफ जर्नी, इट्स नॉट द डेस्टिनेशन। मैं टेड टॉक सुन रहा था आपका, उसमें आपने जी। बड़े अच्छे से इस चीज़ को समझाया था। मेडिकल मेडिकल कहीं पे आप दे रहे हाँ थे तो हाँ आपने बड़े हाँ। बड़े बड़े अच्छे से। आगे माफी चाहता हूँ, बेटी आ गई थी बीच में। नहीं बिल्कुल। नहीं, हाँ, तो मेडिकल मेडिकल कॉलेज था यहाँ भुवनेश्वर में, हाँ SCB कॉलेज, वहां हाँ। मैंने। तो बड़ा
आपकी आपकी जो बातें हैं मतलब बहुत ही ऐसा लगता है कि आप सारे डायमेंशन कवर कर लेते हैं। मतलब टिंडर का भी जिक्र कर दिया आपने, पर अभी जो हाल फिलहाल में आपकी, थोड़ा हाल फिलहाल तो नहीं, थोड़ा पुरानी हो गई, नजरिए की बात है, कुछ ऐसी वीडियो आई देखने थी। का नजरिया। नहीं, आपके अपना वाला जिसपे आपने अपना अपना सफर बताया, और हाँ वो सफर अपने आप में जब मैंने सुना तो मेरी आंखें नम हो गई थी उस समय, क्योंकि मतलब सुन के लगा कि जब आपने कहा कि अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है जिंदगी में, जब वो एक मोमेंट आता है लाइफ में जब इंसान को लगता है कि अब तो, अब जो भी होगा मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट ही होगी। तो आ, अलग अलग लेवल की समझदारी होती है सिद्धार्थ। कुछ कई बार आप वक्त और हालात की वजह से समझदार होते हैं जिंदगी में, जो आपने देखा है। कई बार आप उम्र के साथ होते हैं। मेरे साथ दोनों समझदारी आई है। 22-24 साल की उम्र में तकरीबन 35 साल वाली समझदारी, जब अपना घर का सारा सामान रास्ते पर देखा। और एक जो उम्र के साथ आ रही है, तो वो भी लिखे जा रहे हैं। आज के समय में आपका क्या मतलब, नजरिए के नजरिए की बात है तो आज के समय पे आपका क्या नजरिया, उस पर कुछ शब्द, अभी अभी जो चल रहा है करंट सिनेरियो, किसी भी परिवेश में, मतलब कुछ भी। तो मैंने अभी क्वारंटाइन में बैठे बैठे ही लिखा था कि अ, घरों में कैद लोग अब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जाहिर अपना दर्द और जज्बात कर रहे हैं। न शिकायतें हैं, न किसी से लड़ रहे हैं। कुछ कहानी लिख रहे हैं, कुछ किताबें पढ़ रहे हैं। दुनिया में बैठकर, घरों में बैठकर जाने ये कैसा तमाशा दिखा रहा है। ये कैसा मर्ज है जो मौत का डर दिखाकर जीना सिखाता है। बहुत 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 सही लिखा है, बहुत सही कहा आपने। और बड़ा अजीब सा प्रेशर है राइटर्स पे, क्रिएटिव लोगों पे, कि अब तो तुम लोगों के पास तो समय ही समय है। समय अब समय। तो तुम लोग इतिहास रचोगे। मतलब मैं कहता ना कि हुनर जब चाहो तब सीखा नहीं जाता, जब लिखने के लिए सारा वक्त हो तब लिखा नहीं जाता। तो ये तो राकेश तिवारी अपना लॉकडाउन कैसे बिता रहे हैं? देखिए, दिन तो मेरे ख्याल से मेरा जो लॉकडाउन का मतलब एज अ राइटर जो मेरा सफर है, मेरे ख्याल से हर राइटर का, क्रिएटिव आदमी का ऐसे ही होगा कि सुबह 7 बजे नींद खुल गई अगर गलती से, अब मैं 20 मिनट की नींद लूंगा। उसके बाद मैं ग्रीन टी पीकर योगा करूंगा। हम्म, थोड़ी सी आंख बंद कर लूं, क्योंकि इतने आराम का तो हक है मुझे। हम्म, और वो 20 मिनट की नींद सीधे जब आंख खुलती है तो 12:50 हुए। हम्म। फिर अब मैं कुछ खा पी लूंगा, और उसके बाद में जब लिखूंगा तो मैं इतिहास लिख दूंगा। और वो खा भी लिए, खाने के बाद आराम करने का तो हक है मुझे। फिर शाम की चाय की चुस्कियां भरते हुए मैं लिखूंगा महाकाव्य। और फिर शाम को 6 बजे बिटिया एक्टिव हो जाती है। बच्चों का भी अपना हल बनता है। एक बार जब बच्चों से खेल लूंगा, दिल भर आएगा, तब निकलेगी कविता। रात का खाना खाते ही निकलेगी कविता। रात में 12 बजे के बाद स्पिरिचुअल म्यूजिक सुनते हुए लिखूंगा इतिहास। ये करते हुए दिन निकल जाता है। और फिर एक दिन अचानक नहाते हुए साबुन की झाग के बीचों बीच कोई कविता निकल आती है। गजब। तो आप मतलब अभी एज अ मतलब मैं लाइव ऑडियंस समझ पा रहा हूँ खुद को, राकेश तिवारी को आज से पहले यूट्यूब पे सुना है, और जी। आज मेरे आमने सामने, मतलब लॉकडाउन है तो कुछ बंदिशें हैं जरूर, बट हाँ अभी एक दूसरे को देख पा रहे हैं जरूर। तो कुछ कुछ कविता, अगर आप अपनी यूट्यूब के पिटारे से जो आपका कलेक्शन है, जी अगर जी। कोई कविता हो जाती, कोई भी मतलब, अगर अगर आप मुझे ऑप्शन दे रहे हैं कि मैं कोई चुन पाऊं तो बहुत ही अच्छा होगा। तो बताओ। अदरवाइज दो मेरी पसंदीदा हैं, एक है अच्छा आदमी था, और एक है मिसिंग। ये मिसिंग। मिसिंग। ये तो मेरी फेवरेट में से हैं, और मेरे मेरे मतलब जितने दोस्त हैं, और जब उनको मैंने बताया कि आज राकेश तिवारी का इंटरव्यू है, तो उन्होंने बोला मिसिंग और अच्छा आदमी था का जिक्र जरूर आया था। तो वही तो, कुछ कुछ अगर अगर आप चाहें तो कुछ थोड़ा सा। मिसिंग। मिसिंग एक मैं जो भी नए लिखने वाले हैं, मैं कोई पुराना, मैं कोई बहुत बड़ा सीनियर नहीं हुआ, पर मैं तजुर्बे से बात कह रहा हूँ कि जब भी मुझे कोई पूछता है कि कितना समय दिया जाए, कब लिखी जाएगी अच्छी कविता, तो मैं उनको मिसिंग का उदाहरण देता हूँ। देखिए, कुछ जैसे कि मैंने टेक टॉक में भी कहा था कि कुछ चीजें बनने के लिए अपना लंबा वक्त लेती है। मिसिंग आपको अभी भी याद है, 5 साल पहले रिलीज हुई कविताएं हो। क्यों याद है? क्योंकि पहली बात तो उस कविता में ऑब्जर्वेशंस को जुटाने में जो एक एक आयाम है कि मिसिंग चेहरे कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं,
वो जुटाने में मेरे 6 महीने का एक्सपीरियंस है। मतलब मैंने 6 महीने उस कविता को पकने दिया। मुझे लगा लापता लोगों पे कविता आप रातों रात लिख सकते हैं, और मुझे जो एक्सपीरियंस डालने थे मैं 6 महीने रुका था कि ताकि मुझे लगे कि नहीं अब ये कविता पूरी हुई। तो जब वो बनी थी तो ओरिजिनली 7 मिनट की कविता थी। उसके बाद जब वो रिकॉर्ड करने के लिए गया तो 3 या 4 मिनट में करना था हमें। तो उसमें मोहम्मद सादरी वाला और गौरव त्रिपाठी, जो कि दोनों ही उमदा स्टोरी टेलर और पोएट है, उन्होंने बैठ के उसको एडिटिंग करी है। थाप 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 थाप, ये चंक है, ये चंक है, ये चंक है, निकाल। तो नहीं कुछ तो कुछ 9 से 10 महीनों की मेहनत है वो करना। जब आप इतना वक्त देते हैं किसी चीज और तब वो लोगों के सामने आती है, तब आप इस चीज से परे हो जाते हैं कि ये कितनी मशहूर होगी या नहीं हो। आप बस बात कहना चाहते हैं। मिसिंग मेरे लिए उस चीज का परसिवरेंस का एग्जाम्पल है। जब भी मेरी कोई कविता नहीं चल पाती या कोई वीडियो के उतने व्यूज नहीं आते, तो मैं अपने आप से यही कहता हूँ कि तुमने क्या मिसिंग वाली मेहनत की है इसमें? जवाब अपने आप आ जाए। तो मिसिंग मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस है। और वो कविता ट्रैवल करी है बहुत, वो पाकिस्तान में गई, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब कई लोगों ने सुना उसको, रिएक्शंस हैं उस पर। हाल ही में बलूचिस्तान के एक एक्टर थे जमाल बलोच, उन्होंने जो बलूचिस्तान में मिसिंग लोग हैं उनकी तस्वीर का प्लाकार्ड बनाकर, डिजिटल प्लाकार्ड बनाकर वो कविता बैकग्राउंड में चलाई। क्या बात। तो कुछ चीजें जब आप बिना किसी फायदे के सोचते हैं और लिख देते हैं तब ऐसे ही होते हैं। तो उसकी जो कुछ फेवरेट लाइनें हैं मेरी, मैं सुना देता हूँ कि काश कितनी खुशकिस्मत हमारी तकदीरें होती, काश के हमारे जहन में कैद वो सारी तस्वीरें होती, तो शायद हाजी अली के सिग्नल के पास बैठा वो बच्चा जो तुम्हें बिस्कुट के लिए सता रहा था, या वो पागल सा बुजुर्ग जो हर दूसरे शख्स को अपना बता रहा था, या सूटकेस लेकर चली जाती वो लड़की न जाने कहाँ पहुंचने की होड़ में, या वो बहुत ही प्यारी सी बच्ची अपने जैसे न दिखने वाली माँ की गोद में। ये सब उस वक्त हम अपने उस वक्त हम अपनी जिंदगी में गुम तो कहीं थे, तो जरा सोचो ये सारे चेहरे कहीं वो तो नहीं थे। तुम्हें चोट पहुंचाए मेरे लफ्ज इतने सख्त नहीं है, जानता हूं तुम्हारे पास जाया करने के लिए वक्त नहीं है। बस अगली बार जब ये पोस्टर देखना, कुछ देर रुकना, उन्हें पढ़ कर देखना, उन्हें अच्छा लगेगा कि उन्हें देखने के लिए कुछ लोग तो ठहरे। क्या पता तुम्हारी मेरी कोशिश से घर में फिर पहुंच जाए वो मिसिंग सच्चाई। क्या बात। बहुत 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 खूबसूरत शब्द हैं तिवारी जी। मतलब जब ये सुनता हूँ, मतलब मुझे याद है पिछले साल, उसके पिछले साल, उसके पिछले साल, जब जब सुना, जितनों को सुनाया, होता है ना कि बढ़ती चली जाती है लिस्ट, कि यार क्या क्या पोयम है। मतलब लोग रुक जाते हैं, कोई भी जॉनर, चाहे वो हो, मैं पॉप सुनने वाला हूँ, वो हो चाहे मैं सूफी सुनने वाला हूँ, अलग अलग टेस्ट वाले लोग भी, कुछ शब्द होते हैं जिनमें सब आके मिल जाते हैं और रुक जाते हैं और मुझे कहते हैं कई कि सारे मैसेजेस भी आए सिद्धार्थ। मतलब सबसे जो हार्ट चेंजिंग, मतलब खूबसूरत बात हुई थी, कई लोगों ने मैसेज किया और मुझे अपना गैलरी का स्क्रीनशॉट भेजा कि सर अब हमने अपने गैलरी में जो है अलग से फोल्डर बना लिया है मिसिंग पोस्टर्स, और हम वो तस्वीरें जहां भी दिखती हैं उसको सेव करते हैं, क्या पता कौन पहुंच जाए। तो मुझे लगता है कि यार लिखने वाले के नाते हमारा सपना क्या होता है, एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर, एज अ स्टोरी टेलर। आप भी क्रिएटिव हैं, आप इंटर्न हैं, मतलब आप, मुझे पता चला आप जर्नलिस्ट, मतलब इंटर्न कर रहे हैं ना आप फिलहाल तो, एज नहीं 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 नहीं, जर्नलिज्म में। मतलब अभी हाँ, मतलब मेरी पढ़ाई ग्रेजुएशन हो चुका है और हाँ, अभी मैं आईआईएमसी में, बस अब एग्जाम भर की दूरी बची है। कोरोना और एग्जाम, मतलब एग्जाम और हमारे बीच में कोरोना खड़ा हुआ है। हाँ, बाकी ये अच्छा ही। लाउड स्पीकर एक नई पहल शुरू करी है यूट्यूब पे, तो हाँ। नहीं नहीं, तो मैं वही कह रहा था कि एज अ क्रिएटर्स हम सबकी एक कोशिश जो होती है ना, वो कि काल चक्र के ऊपर जो है, काल चक्र के धागे के ऊपर एक छोटी सी जो है कमीज कह लीजिए, या एक धागा लटक जाए जिसे कोई कहे कि इस युग में, इस साल में, इस शख्स ने ये लिखा था, ये किया था, ये कहा था। हम हम्म। सब की जो पूरी जिंदगी है उस एक मोमेंट के आसपास भागती है। ठीक है ना, मतलब जैसे जोकिन फिनिक्स के लिए वो जोकर वाला मोमेंट रहा होगा। हाँ तो माफी चाहते, अब ठीक है। हाँ हाँ। हाँ, तो जोकिन फिनिक्स के लिए वो जोकर वाला मोमेंट रहा होगा एक, कि उसने जिंदगी में कितना कुछ किया, स्ट्रगल किया, पर एक जोकर वाला जो मोमेंट है, ऑस्कर जब उसने पकड़ा हुआ है, लगता है यार ये हासिल है। भले वो कह नहीं रहा, उसकी आंखें बता रही हैं कि हासिल है। तो मेरे ख्याल से 1,000 कविताएं लिखना किसी कवि का लक्ष्य कभी नहीं होता। हम लिखना चाहते हैं वो एक कविता, वो एक लेख जिसके लिए हमें हमेशा याद रखा जाए। और मिसिंग मेरे ख्याल से मेरे लिए वो लेख है। इसके हम्म। आगे पता नहीं कभी मैं इतना अच्छा लिख पाऊंगा, नहीं, मैं नहीं जानता। लिख दूंगा तो बहुत अच्छा, नहीं भी लिख पाया तो इस सुकून के साथ जिंदगी में चल पड़ूंगा कि नहीं यार,
किसी जमाने में मिसिंग अस्पताल जैसी कविता लिखी थी, और मैं कभी कभी हुआ करता। हम अपने इंटरव्यू के अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहे हैं, पर तिवारी जी आज सुबह मेरे दोस्त से मेरी बात हो रही थी हाँ जी। और उसने फ़ोन किया, मुझे वीडियो कॉल किया और उठाते ही बोलता है कि यार बड़ा समय हो गया यार समोसा या चाउमीन खाए हुए, मतलब हाँ हर हाँ दुकान हाँ बंद। तो मैंने सोचा था कि आज शाम को मेरा इंटरव्यू लाइनअप है, मैं बोलूंगा कि वो दो पंक्ति वो समोसे के ऊपर अगर आप बोल दो हाँ अभी हाँ, हमारे व्यूअर्स को जो आपने बिल्कुल लिखा। बिल्कुल। देखिए ये एक होता है ना, नजीर अकबराबादी साहब से मैंने सीखा ये कि उस आदमी ने ग्लास सीलिंग को तोड़ के रख दिया यार, शायरी कविता के मतलब। कहाँ खुसरो के समय से मतलब एलिटिज्म में चली जा रही थी शायरी, कहाँ एक आगरे का नजीर अकबराबादी जिसने मतलब वह ककड़ी पे लिखा, चूहों के अचार पे लिखा, राम कृष्ण पे लिखा, हर चीज पे लिखा, होली पे लिखा। तो उस इंसान ने मुझे हमेशा से इंस्पायर किया। तो मुझे तब तब जाके जब मैंने नजीर साहब को पढ़ा, मैं कंफर्टेबल हुआ कि नहीं यार, मैं भी उन चीजों पे लिख सकता हूँ जो मुझे पसंद है। तो दैट्स हाउ समोसा केम अप। और समोसा मुझे बचपन से ही बहुत प्रिय है, तो मैंने इट्स एन ओड, अ पोएट्स ओड टू समोसा। तो मैं अभी अभी एक जयपुर वाले लाइव में वही सुना कर आया हूँ, तो मैं भी सुनाता हूँ कि जब लोग पूछते हैं कि मैं एक ही लफ्ज से दिन की शुरुआत क्यों करता हूँ, मैं जब भी करता हूँ समोसे की बात क्यों करता हूँ। तो मैं बताऊं कि आंधी है, तूफान है, लगस्ती हवा है, न जाने कितने टूटे दिल की एक तरफा दवा है ये। इसे मैं तुम्हें बैठ कर नहीं समझा पाऊंगा, तुम्हें खाकर समझना होगा समोसा क्या है। कि कभी जो दिल टूटा तो खाया समोसा, कभी पॉकेट फ्रेंडली बजट में आया समोसा, या कभी घर से जल्दी निकलना हुआ या ऑफिस से देर से, तो लंच ब्रेक और डाइनिंग ब्रेक में चुपचाप टेबल पर आया समोसा। खाने से इसको दिल से गम का बादल छट जाता है, वक्त न जाने कहाँ कैसे कट जाता है। ये गिराता है दोस्ती में दुश्मनी की दीवारें, इसे जो दोस्त खिलाए तो दोस्तों में बढ़ जाता है। इसे खाने वाले अमीर गरीब झूठे सच्चे भी खाते हैं। हमारे गांव में जब सत्यनारायण चाचा बनाते हैं तो मदरसे के बच्चे भी क्या खाओ। बात। खाओ, तुम्हें खाने से किसने रोका है, यही तो खाना है, बाकी सब धोखा है, इसी से दिखता जिंदगी का झरोका है, हमें तो बस इसके स्वाद पे भरोसा है, समोसे में जिंदगी है, जिंदगी एक। स्वाद आ गया, स्वाद आ गया हाँ हाँ। सर। इसी के साथ तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत अच्छा लगा। मैंने अपनी ऑलमोस्ट दो फेवरेट कविताएं सुन ली, मतलब मैं तो हाँ, सफल हो गया आज। शुक्रिया। और आपके शब्द हमारे व्यूअर्स को मतलब बहुत बहुत अच्छे लगेंगे, और जो कविताएं आपने बताई, जो आपने किस्से बताए, उससे इंस्पायर होंगे जो जो बडिंग पोएट हैं, जो लिखने का भी ख्वाब देखते हैं या कई बार रुक जाते हैं, कुछ चाहते हैं, उनको भी एक राह मिलेगी, उनको भी पूरा करने का अपना ख्वाब एक होप दिखेगी। और आपको तो सब देखते ही हैं। तो एक और बार थैंक यू सो मच तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल भाई, ऐसे बहुत ही नए कलाकारों पर या अच्छे कलाकारों पर अपना भरोसा जताइए। लॉकडाउन खत्म होते ही समोसा खाइए। धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए सर।